इमेजिन करो, एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ अपनी शानदार कांच की बिल्डिंग में सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठा है। उसे लगता है कि पावर उसके हाथ में है, वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है। लेकिन सच तो ये है कि उसकी हर चाल, हर एक डिसीजन महीनों पहले किसी और ने तय कर दिया था, बिना एक भी शब्द कहे। एग्जैक्टली बिना कोई हथियार उठाए वो इंसान अपनी जंग हार चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि उसे इस हार का एहसास तक नहीं है। और इसी खामोशी को इनविजिबल वॉर या अदृश्य युद्ध कहा जाता है। सही। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी इनविजिबल वॉर को डिकोड करने वाले हैं। मैं आपकी होस्ट हूं और मेरे साथ हैं हमारे स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट जो हमें द आर्ट ऑफ वॉर के इस आखिरी और सबसे डार्क हिस्से को समझने में मदद करेंगे। हेलो, और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये कोई नॉर्मल मोटिवेशनल चर्चा नहीं होने वाली है। ये लगभग 2500 साल पुराना एक ऐसा हिडन नॉलेज है जो सदियों तक सिर्फ सबसे ताकतवर लोगों के पास ही था। मतलब मास्टरमाइंड लेवल की थिंकिंग। बिल्कुल। सन त्सू का ये हिस्सा सिर्फ सेनाओं के लिए नहीं था। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल और एक मास्टरमाइंड की तरह सोचने का सबसे क्रूअल और एक्यूरेट एनालिसिस है। तो इस मास्टरमाइंड माइंडसेट की शुरुआत होती कहाँ से है? क्योंकि अगर कोई फील्ड में उतर रहा है तो सबसे पहले तो उस जगह को समझना होगा ना, जहाँ ये वॉर लड़ी जा रही है, जिसको बुक में टेरेन या मैदान कहा गया है। सही पॉइंट है। लेकिन आज के टाइम में जब कोई तलवार या ढाल लेकर तो लड़ नहीं रहा है, तो ये मैदान फिजिकली तो कुछ नहीं हो सकता। ये मुझे लगता है वो सिचुएशंस या वो साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। आज की दुनिया में टेरेन का मतलब है वो पूरा इकोसिस्टम जहां कोई नेगोशिएशन या माइंड गेम चल रहा हो। ओह, मतलब जैसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस? हाँ, एक बंद ऑफिस का कमरा, सामने बैठे इंसान का मेंटल स्ट्रेस, उसकी कंपनी की डेडलाइंस, उस पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर, ये सब मिलकर आज का असली मैदान बनाते हैं। वाओ, तो जो पहले इस मैदान को समझ लेता है वो कोई भी कदम उठाने से पहले ही आधी जंग जीत चुका होता है। सन त्सू ने इसकी कई सिचुएशंस बताई हैं, लेकिन मॉडर्न लाइफ में 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली है ओपन टेरेन या खुला मैदान। खुला मैदान मतलब जहां सब कुछ क्लियर है, दोनों पार्टीज को पता है कि क्या दांव पर लगा है। राइट। ओके। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है स्पीड ही सबसे बड़ा हथियार होता होगा। जो पहला कदम उठाता है वही रूल सेट करता है। स्पीड ही ओपन टेरेन का एकमात्र रूल है, लेकिन हर मैदान इतना सीधा नहीं होता। दूसरी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसे एंटैंगलिंग टेरेन कहा गया है। एक ऐसा दलदल जहां एक बार अंदर जाने के बाद वापस आना लगभग नामुमकिन लगता है। इंटैंगलिंग टेरेन, अगर इसको मैं कॉर्पोरेट दुनिया से जोड़कर देखूं तो ये किसी उस टॉक्सिक प्रोजेक्ट की तरह लगता है जो सालों से चल रहा है। कैसे? जैसे एक मैनेजर उस प्रोजेक्ट में अपनी टीम का टाइम, लाखों का बजट और अपनी पूरी एनर्जी लगा चुका है। सबको पता है कि प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, लेकिन कोई उससे बंद नहीं करना चाहता। सही पकड़ा आपने। साइकोलॉजी में इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। राइट। इंसान का दिमाग सोचता है कि मैंने इतना सब दांव पर लगा दिया है, इतनी रातें खराब की हैं, अब अगर मैं पीछे हटा तो मेरी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। और इस चक्कर में वो और डीप धंसते जाते हैं। बिल्कुल। इसी इल्यूजन में फंसकर लोग अपनी बची खुची ताकत भी वेस्ट कर देते हैं। एक असली मास्टरमाइंड जानता है कि बिना किसी क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी के, मतलब बाहर निकालने का रास्ता, सोचे बिना किसी भी एंटैंगलिंग टेरेन में कदम नहीं रखना चाहिए। हार मानकर सही वक्त पर निकल जाना उस दलदल में डूबकर मरने से ज्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। और इसके बाद आती है तीसरी सिचुएशन, डेस्परेट टेरेन या हताश कर देने वाला मैदान, जहां पीछे हटने का रास्ता ही ना हो, इंसान को एक कोने में पुश कर दिया जाता है। और यही ह्यूमन बिहेवियर का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। जब किसी इंसान के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता, तब उसकी डेस्परेशन, उसका डर एक बहुत ही खूंखार ताकत में बदल जाता है। वेट, मतलब डर ताकत बन जाता है? हाँ, इसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्पेनिश वॉरियर हर्नान कॉर्टेस का। जी। जब वो अपनी आर्मी लेकर एक अननोन और दुश्मन की जमीन पर पहुंचा, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? क्या? उसने अपने ही जहाज, अपने शिप्स जला दिए। अपने ही शिप्स जला दिए? ये तो एक तरह से खुद को डेस्परेट टेरेन में धकेलना हो गया। बिल्कुल। उसने अपनी ही आर्मी की एग्जिट स्ट्रैटेजी खत्म कर दी।
जब सैनिकों ने देखा कि वापस लौटने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो लड़कर जीतो या वहीं खत्म हो जाओ। एग्जैक्टली। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, उसका माइंड प्योर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एक हताश इंसान से ना हर कोई डरता है, क्योंकि उसके फैसले अब किसी लॉजिक से नहीं, बचने की आखिरी वायलेंट उम्मीद से आ रहे हैं। इसीलिए एक चतुर स्ट्रैटेजिस्ट अपने दुश्मन को कभी जानबूझकर इस डेस्परेट टेरेन में नहीं फंसाता, क्योंकि वहां दुश्मन पूरी ताकत से पलटवार करेगा। सही बात है। लेकिन मैदान को समझना तो सिर्फ पहला कदम हुआ। जब दुश्मन को कमजोर करने की बात आती है तो सुन त्सू एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच बताते हैं, आग का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल। चैप्टर 12 यूज ऑफ फायर। अब आज के दौर में हम लिटरल आग तो नहीं लगा सकते, क्राइम हो जाएगा, तो इसका मतलब दुश्मन के इकोसिस्टम को जलाना ही होगा, राइट? आग का असली मतलब है दुश्मन के रिसोर्सेज, उसकी सप्लाई लाइन, उसके सपोर्ट सिस्टम को जलाकर राख कर देना। उससे डायरेक्ट लड़ने के बजाय जिन चीजों पर वो खड़ा है उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दो। ओह, मॉडर्न डे में ये तो पीआर वॉरफेयर हो गया। एग्जैक्टली, पीआर वॉरफेयर या रेपुटेशन पर अटैक। ये सच में बहुत डार्क और इफेक्टिव है। किसी राइवल कंपनी को हराने के लिए उनसे बेटर प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उनकी इमेज पर स्ट्राइक करना ही काफी है। जैसे सोशल मीडिया पर अनहैप्पी कस्टमर्स की आवाज को हवा दे देना, उनके इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक छोटा सा डाउट डाल देना, या एक नेगेटिव रिव्यू कैंपेन चला देना। मॉडर्न दौर के फायर अटैक्स। हाँ, ये सब रातों रात किसी भी ब्रांड को जलाकर खाक कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ दुश्मन से कोई सीधी लड़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ उसके आसपास का आवरण, उसका माहौल इतना गर्म किया जा रहा है कि वो प्रेशर में आकर खुद ही गलतियां करने लगे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मेरे पास एक क्रॉस क्वेश्चन है। बोलिए। इस डिजिटल दुनिया में जहाँ कैंसल कल्चर और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरिए आग लगाना बहुत आसान है, क्या ऐसी आग पर हमारा कंट्रोल रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार हवा का रुख बदल जाता है और दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाई गई स्ट्रैटेजी खुद उसी इंसान को जला देती है जिसने शुरू की थी। और यहीं सुन त्सू की सबसे बड़ी वार्निंग काम आती है। बिना किसी क्लियर एडवांटेज के, बिना किसी ठोस फायदे के कोई एक्शन मत लो। मतलब हवा में तीर मत चलाओ। बिल्कुल नहीं। बिना मकसद के मचाई गई तबाही सिर्फ एनर्जी का वेस्ट है। और सबसे बड़ी बेवकूफी भी, एक मास्टरमाइंड जानता है कि अगर हवा का रुख उसके अपने रिलेशंस या रेपुटेशंस की तरफ है तो उसे आग नहीं लगानी चाहिए। तो आग लगाना तभी फायदेमंद है जब आपको पता हो कि उस आग से पैदा हुई राख पर आप अपना नया महल कैसे खड़ा करेंगे। स्पॉट ऑन। हर अटैक के पीछे एक डीप कैलकुलेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वहीं से ये पता चलता है कि दुश्मन की सबसे वीक लिंक, सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है, और उस इन्फॉर्मेशन को निकालने का जो तरीका है, मुझे लगता है वो इस बुक का सबसे रहस्यमयी और डार्क हिस्सा है। चैप्टर 13, द यूज ऑफ स्पाइज, जासूसों का इस्तेमाल। देखिए, इस इनविजिबल वॉर में आखिरी हथियार इंफॉर्मेशन ही है। लाखों की आर्मी या करोड़ों के मार्केटिंग बजट से कहीं ज्यादा कीमती एक ऐसा इंसान होता है जो अंदर की बिल्कुल सही न्यूज दे सके। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। हाँ, बिना इनसाइडर इन्फो के लिया गया कोई भी बड़ा स्टेप अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। पर जब हम कॉर्पोरेट एस्पियोनाज या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं तो दिमाग में हैकिंग, वायर टैपिंग या इलीगल चीजें आती हैं। अगर इन सब को साइड रखते हैं तो एक इंसान सिर्फ साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशन से इतनी डीप इन्फो कैसे निकाल सकता है? क्योंकि सबसे बेस्ट स्पाइज हैकर्स नहीं होते, वो लोग होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना जानते हैं। अच्छा। मॉडर्न दुनिया में sun Tzu ने कई तरह के स्पाइस बताए हैं, लेकिन 2 सबसे खतरनाक हैं। पहला है इनवर्ट स्पाई। इनवर्ट स्पाई, ये वो इंसान होता है जो दुश्मन की टीम के अंदर काम तो कर रहा है लेकिन अपनी पोजीशन से डीपली अनहैप्पी है। ओह, मतलब कोई ऐसा मैनेजर जिसको लगता है कंपनी उसे क्रेडिट नहीं दे रही, या कोई ऐसा एम्प्लॉय जो अपने बॉस से इंटरनली नफरत करता है। ये तो साइकोलॉजिकली पहले ही अपनी कंपनी से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसको ढूंढना तो बहुत बड़ी जीत होगी। एग्जैक्टली। और इसको मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। एक इंडस्ट्री इवेंट में इस नाखुश इंसान के साथ एक कॉफी, थोड़ी सी सिंपैथी, उसकी ईगो को थोड़ा सा बूस्ट करना, उसे फील कराना कि वो कितना डिजर्व करता है। और वो इंसान बिना ये रियलाइज किए कि वो जासूसी कर रहा है, अपने बॉस के सबसे बड़े सीक्रेट्स उगल देगा। वाओ, इंसान को जब सही रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो वहाँ लॉयल्टी ढूंढता है जहाँ कोई उसे सुन रहा हो। ये एस्पियनाज का सबसे नेचुरल फॉर्म है, लेकिन इससे भी ज्यादा डार्क एक और स्ट्रैटेजी है, डूम्ड स्पाई।
या जिसे हम कंट्रोल लीक्स कहते हैं। डूम्ड स्पाई, इसमें क्या होता है? इसमें इंफॉर्मेशन निकाली नहीं जाती, बल्कि जानबूझकर दुश्मन तक एक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। वेट, फेक इंफॉर्मेशन लीक करना? हाँ, सोचो, एक कंपनी मार्केट में र्यूमर फैला देती है कि अगले महीने वो एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो राइवल कंपनी पैनिक में आ जाएगी? बिल्कुल, वो घबराहट में अपना पूरा मार्केटिंग बजट टाइम से पहले ही उड़ा देंगे उस फेक प्रोडक्ट को काउंटर करने के लिए। और बाद में पता चलेगा कि वैसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। हाँ। ये तो पूरी तरह से मतलब डिवाइन मैनिपुलेशन है। दुश्मन ने एक फॉल्स इल्यूजन के चक्कर में अपने ही रिसोर्सेज खत्म कर लिए। कंट्रोल लीक्स का पर्पस ही दुश्मन के माइंड को हैक करना है। जब किसी को लगता है कि उसे कोई टॉप सीक्रेट इन्फो मिल गई है, तो उसका लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है। वो फ्रीली उस जाल में चला आता है। लेकिन इस सब में एक सबसे बड़ा रूल है, द रूल ऑफ एब्सोल्यूट सीक्रेसी। अगर आपका नेटवर्क लीक हो गया तो न सिर्फ प्लान मरेगा, बल्कि दुश्मन को काउंटर अटैक का मौका मिल जाएगा। असली आर्ट इनविजिबल रहने में ही है। पर एक बात सोचिए, मान लीजिए हमने सब कुछ परफेक्ट किया, दुश्मन ट्रैप में है, उसकी वीक लिंक पता है और वो पूरी तरह कॉर्नर हो चुका है। हाँ। एक आम इंसान का पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? यही ना कि दुश्मन को कंप्लीटली क्रश कर दो, उसका वजूद मिटा दो। और यही एक आम इंसान और एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के बीच का डिफरेंस आता है। जब दुश्मन जाल में फंसा हो, तब उसे पूरी तरह क्रश करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। पर क्यों? यहाँ संजू का सबसे ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है। दुश्मन को पीछे हटने के लिए एक सुनहरा पुल दो, द गोल्डन ब्रिज। द गोल्डन ब्रिज सुनने में बहुत अजीब लगता है। अगर सामने वाला हार रहा है तो मैं उसे 100% हराऊंगी ना। मैं उसे भागने का रास्ता क्यों दूं? क्योंकि अगर आपने उसे 100% घेर लिया और उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए, तो याद है हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था? डेस्परेट टेरेन। एग्जैक्टली। वो वापस डेस्परेट टेरेन में चला जाएगा। एक बिल्कुल कॉर्नर्ड इंसान को लगता है अब तो मरना तय है, तो वो हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी सांस और पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है। और वो हताश दुश्मन आपको भी उतना ही डैमेज करेगा। सही कहा। इसीलिए उसे द गोल्डन ब्रिज देना जरूरी है। अगर इसको प्राइवेट लाइफ या ऑफिस पॉलिटिक्स के लेंस से देखें तो ये साइकोलॉजी बहुत फिट बैठती है। मान लीजिए मीटिंग में दो लोगों की बहस हो रही है, एक के पास सारे फैक्ट्स हैं। अगर वो इंसान अपनी पावर यूज करके सामने वाले को 100% गलत प्रूफ कर दे, उसे जलील कर दे, तो टेक्निकली वो आर्ग्यूमेंट जीत जाएगा। लेकिन साइकोलॉजिकली उस सामने वाले की ईगो कंप्लीटली टूट जाएगी। राइट। और जब ईगो पर इतनी डीप चोट लगती है तो वो इंसान जिंदगी भर के लिए आपका दुश्मन बन जाता है। वो अपनी गलती नहीं सीखता, बस रिवेंज का वेट करता है। लेकिन अगर उसी मीटिंग में आप जीत रहे हैं, फिर भी आप उसे एक फेस सेविंग एग्जिट दे दें, जैसे एक सुनहरा पुल। हाँ, जैसे ये कहना कि शायद उस वक्त का डेटा ही ऐसा था कि कोई भी यही डिसीजन लेता। ये लाइन उसकी ईगो को बचने का रास्ता दे देती है। ओह वाओ, इससे वो साइकोलॉजिकली हार मान लेगा और बिना किसी रिजेंटमेंट या बदले की फीलिंग के कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। यही असली जीत है। जब उसे एक सम्मानजनक रास्ता मिलता है तो उसका दिमाग लड़ने की जगह बच निकलने को चुनता है। वो अपनी पूरी ताकत अप्लाई नहीं करता। दुश्मन का विनाश करना नहीं, बिना लड़े अपना मकसद हासिल करना असली विक्ट्री है। जब सामने वाला आपकी स्ट्रैटेजी के आगे झुक जाए और उससे रियलाइज भी ना हो कि उसे कंट्रोल किया गया था, यही अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक है। मॉडर्न डे वॉरियर वही है जो इमोशंस में आके रिएक्ट नहीं करता। वो शांत रहता है, खामोशी से ऑब्जर्व करता है और इनविजिबल रहकर अपने गोल्स अचीव करता है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डिस्टर्बिंग ख्याल आ रहा है। क्या? देखिए, स्ट्रैटेजीज अपनी जगह हैं, लेकिन अगर इस मॉडर्न दुनिया में हर इंसान इसी अदृश्य युद्ध और मास्टरमाइंड थिंकिंग के साथ जीने लगे, अगर हर रिश्ता, हर कॉन्वर्सेशन को हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की तरह देखने लगे, जहां हर कोई दूसरे की वीकनेसेस ढूंढ रहा है, इन्फो लीक कर रहा है, जाल बिछा रहा है, तो क्या हमारे बीच का जो आखिरी ट्रस्ट है, भरोसा, क्या वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा? क्या एक महान स्ट्रैटेजिस्ट बनने की, इस इनविजिबल वॉर को जीतने की आखिरी कीमत ये है कि इंसान अंदर से पूरी तरह अकेला हो जाता है? इस ख्याल को अपने दिमाग में थोड़ी देर रुकने दीजिए और सोचिए, आप रोज जो अदृश्य युद्ध लड़ रहे हैं, उसकी असली कीमत आप क्या चुका रहे हैं?